Hello everybody. Welcome to this new lecture in the modern physics series. हम रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे थे और उसमें हमने अल्फ़ा डीके का डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में. सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट काइंड ऑफ डीके विच इज़ बीटा डीके. ओके, बीटा डीके बेसिकली होता है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन. ओके, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. इनफैक्ट अभी हम इस आर्गुमेंट को, जिसको हमने वैसे पहले भी वो किया है, यूज़ किया है, हमें शो करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे भी न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड नहीं कर सकते हैं. लेकिन डीके में ये क्लियर है, बीटा डीके में ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट तो न्यूक्लियस के अंदर से ही होते हैं. तो वो प्रोसेस क्या है, अगर उसको अभी बहुत वो करें बाद में, इसे अभी हम थोड़ा और क्लैरिफाई करते रहेंगे. बेसिकली न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर, वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है. ओके, डीके न्यूट्रॉन का हो रहा है. जहाँ पे इनिशियल लेक्चर्स में मैंने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास, एटॉमिक मास यूनिट्स में बताए थे, तो वहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होते हैं, पर न्यूट्रॉन इज़ अ बिट मोर मैसिव देन द प्रोटॉन. थोड़ा सी ज़्यादा मास होता है, और वो मास इतना सफिशियंट है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो सके. ओके, ये आउटसाइड द न्यूक्लियस भी ये प्रोसेस हो सकती है. न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के सम से ज़्यादा होता है. ओके, दिस. और कभी कभी एक दूसरी प्रोसेस भी होती है जिसमें प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन, उसमें कन्वर्ट होता है. ओके, बट ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती है. ओके, अल्फा डीके का रीज़न हमने क्या कहा था, अल्फा डीके इसलिए होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस को स्टेबल बना सकता है. ओके, बीटा डीके क्यों हो रहा है, इस वाले बीटा डीके को देखें तो ये बीटा डीके बेसिकली क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियॉन नहीं है, न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियॉन में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरे टाइप के न्यूक्लियॉन में. तो न्यूक्लियॉन्स के हिसाब से तो न्यूक्लियॉन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मास नंबर तो चेंज नहीं हो रहा है, बट न्यूट्रॉन का नंबर एक कम हो रहा है, एक न्यूट्रॉन खत्म हो गया और एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है. तो एन और जेड का जो है इंटरचेंज है. जबकि इस वाली प्रोसेस में यहाँ प्रोटॉन्स का नंबर एक कम हो रहा है, जेड वैल्यू एक कम हो रही है और एन वैल्यू एक बढ़ रही है. तो बेसिकली बीटा डीके को, अगर ये दोनों प्रोसेस को आप सोचें, तो बीटा डीके क्यों अकर होता है, बीटा डीके इसलिए अकर होता है ताकि जो एन टू जेड रेशियो या जेड टू एन रेशियो, विच एवर वन डू यू लाइक टू कॉल इट, वो स्टेबिलिटी की ओर ले जा सके. ओके, बीटा डीके भी स्टेबिलिटी के लिए ही है. तो वो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को आपस में कन्वर्ट करके उसको रेशियो को प्रॉपर करने की कोशिश है. दिस. ओके, और कोई जनरल न्यूक्लियस है, ये तो आप सोच सकते हैं फ्री न्यूट्रॉन अगर है तो वो इस तरह से बीटा डीके उसका ये होता है. ओके, बीटा बीटा पार्टिकल ये है बेसिकली. ओके, अभी आप इलेक्ट्रॉन, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है उसी को बीटा सोचिए, बाद में हम पॉजिटिव बीटा डीके की बात करेंगे, तब पॉजिट्रॉन की बात आएगी, बट फॉर द टाइम बिंग कंसिडर दिस एज टू बी द बीटा डीके. और न्यूक्लियस में बीटा डीके की बात करें, अगर कोई आपका न्यूक्लियस है ZXAN, Z प्रोटॉन्स एन न्यूट्रॉन्स, मास नंबर A विच इज इक्वल टू Z+N, तो ये डीके होता है टू सम अदर न्यूक्लियस X डैश. ओके, जिसका मास नंबर ए ही रहता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उतने ही रहते हैं, लेकिन Z की जगह Z+1, एक प्रोटॉन बढ़ गया और न्यूट्रॉन एक कम हो गया N-1, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ. ये बीटा डीके है फॉर अ सर्टेन न्यूक्लियस X कन्वर्टिंग इनटू X डैश. यहाँ X डैश के ऊपर मैंने एक स्टार भी लगाया है. एक्चुअली ये गामा डीके की अभी हम बात करेंगे बीटा डीके के बाद, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा. दिस स्टार एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द एक्साइटेड स्टेट. जैसे एटम्स हमारे होते हैं, आप सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन एटम को ही लें तो हम कहते हैं उसको ग्राउंड स्टेट में, नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में है. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिले तो वो हायर एनर्जी स्टेट में हो सकता है, जिसे हम एक्साइटेड स्टेट्स कहते हैं. ऑर्बिट के टर्म में सोचें तो इनर मोस्ट ऑर्बिट में ना होकर बाहर के ऑर्बिट में, बट एनर्जी स्टेट्स के टर्म में बोलना ज़्यादा ठीक है. हायर एनर्जी स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में. और एक्साइटेड स्टेट से जब वो फिर से ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है तो वो उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग का एक फोटोन, या अगर मल्टीपल स्टेप्स में आया तो मल्टीपल फोटॉन्स इमिट करता है. तो ऐसे ही न्यूक्लियस की भी न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स होती हैं. सिंबॉलिकली अगर हम बहुत ज़्यादा उसको डिस्क्रिप्शन नहीं भी कर रहे हैं यहाँ पे शेल मॉडल वगैरह में, लेकिन ये आप सोच सकते हैं न्यूक्लियस की भी इस तरह से एनर्जी स्टेट्स होती हैं. इन एनर्जी स्टेट्स में कौन रिजाइड करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. जैसे एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करते हैं. तो इन एनर्जी स्टेट्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन इस वाले लेवल में है कि इस वाले में कि इस वाले में. तो से अगर प्रोटॉन ग्राउंड स्टेट में, तो जो लास्ट प्रोटॉन है माना वो इस स्टेट में रहता है, इससे नीचे की सारी स्टेट्स फील्ड हैं, और लास्ट प्रोटॉन जो है, मैं न्यूट्रॉन की बात यहाँ पे कर भी नहीं रहा हूँ, वैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की सेपरेट फिलिंग होती है, बट से हम केवल प्रोटॉन्स की बात करें, नीचे की सारी स्टेट्स फील्ड हैं और लास्ट प्रोटॉन यहाँ पे है, ये ग्राउंड स्टेट है. लेकिन अगर ये प्रोटॉन किसी कारण से एक्साइट होकर यहाँ है तो बाद में देर सवेर आफ्टर सम टाइम ये जंप करके वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा. तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इस एनर्जी डिफरेंस का एक फोटोन इमिट होगा.
और न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स हम बात कर चुके हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स MeV के ऑर्डर के होते हैं। तो ये जो ये फोटोन निकलेगा ये भी MeV के ऑर्डर की एनर्जी कैरी कर रहा होगा, और यही क्या है, हमारा गामा रे है। तो होता क्या है, जब कोई न्यूक्लियस है ये ग्राउंड स्टेट में हो सकता है, लेकिन जब ये अल्फा या बीटा किसी भी प्रकार का डीके करता है तो जो डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है वो मोस्टली एक्साइटेड स्टेट में होता है, और वो एक्साइटेड स्टेट से फिर बहुत क्विकली, कभी कभी देर से भी, पर लेट्स मी से वेरी वेरी क्विकली, वो इमीडिएटली ग्राउंड स्टेट में भी आता है। तो ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस दौरान एक या एक से ज़्यादा गामा रे फोटॉन्स का इमिशन होता है। तो गामा रेज जो हैं वो हमेशा अल्फा या बीटा डीके को अकम्पनी करती है। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को क्लैरिटी के लिए दिखाया। आप हमेशा इस चीज़ को वैसे इंडिकेट कर सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये एक्स डैश न्यूक्लियस में, डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है अपार्ट फ्रॉम सम पार्टिकल बीइंग इमिटेड, लेकिन ये वाला जो न्यूक्लियस है ये ग्राउंड स्टेट में ना होके अपनी किसी एक्साइटेड स्टेट में। ओके दिस। अच्छा, तो बीटा रेज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है कि बीटा रेज आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स। मैं नेगेटिव बीटा रेज की बात कर रहा हूँ अभी, सिंपली जिन्हें हम बीटा रेज कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और वो या तो फ्री न्यूट्रॉन के डीके से आ सकते हैं या न्यूक्लियस के इनसाइड कहीं से भी आ सकते हैं, तो दोनों तरह की प्रोसेस हो सकती है। ओके, लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट्स ने ये भी शो किया, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ हमेशा आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हम कहते हैं। तो इनिशियली लोगों ने सोचा ये जो हमें बीटा डीके में जो हमें इलेक्ट्रॉन आते हुए बाहर आते हुए दिख रहे हैं, कहीं ये हमारे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, पर एक्सपेरिमेंट्स ने कंफर्म किया ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओके, लेकिन फिर एक फैक्ट जो ये है, ये हम शो कर सकते हैं, ये आर्ग्यू कर सकते हैं वेरी इजीली कि न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर ही नहीं सकता है। आपको न्यूक्लियस से डीके होके इलेक्ट्रॉन बाहर आते हुए दिख रहे हैं, डीके भी ना बोलें, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन दिख रहा है, उसी को आपने बीटा रे कहा। अब वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कंफर्म हो गया न्यूक्लियस से आ रहे हैं। लेकिन फिर हम अब ये आर्ग्यू करने वाले हैं, जो हमने पहले भी किया है, कि न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता है। तो फिर ये एक रियली एक पजल बनती है। पर पहले इस आर्ग्यूमेंट को देख लें। ये आर्गूमेंट हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन की अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स के ऑर्डर की है, तो उसके मोमेंटम की अनसर्टेनिटी जो है डेल्टा पी एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट एच या एच क्रॉस के ऑर्डर का होता है। एक्चुअल फैक्टर वैसे एच क्रॉस अपॉन 2 होता है अनसर्टेनिटी में, बट हम केवल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो लेट मी से कि इन दोनों की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट, पोजिशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट एच के ऑर्डर का होता है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। तो अगर हम ये सोचें एक न्यूक्लियस है कोई जिसका साइज से आर है, आर साइज से हमारा मतलब क्या है, उसका रेडियस आर के ऑर्डर का है। ओके, अगेन आर को हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर रहे हैं, से रेडियस हमारा थोड़ा लार्ज न्यूक्लियस लें, से ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 फर्मी है। ओके, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर है तो उसकी जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है वो आर के ऑर्डर की है। आप आर को और क्लियर करना चाहें, आप हो सकता है 2R बोलना चाहें, लेकिन हम केवल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन सचमुच न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड कर रहा है, जिस न्यूक्लियस का साइज आर 10 फर्मी के ऑर्डर का है, तो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की अनसर्टेनिटी इसी ऑर्डर की है, कितने, 10 फर्मी ऑर्डर की। डेल्टा एक्स जो है उस न्यूक्लियस के साइज, और साइज का एक एस्टिमेट हमने 10 फर्मी ले लिया। ओके, और छोटा न्यूक्लियस लेंगे तब तो जो रिजल्ट आएगा वो और भी अलार्मिंग होगा। बट दिस, तो अगर इस डेल्टा एक्स से इस रिलेशन को आप इक्वालिटी मान के डेल्टा पी एक्स की वैल्यू कंप्यूट करें कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स का की वैल्यू इतनी होती है, तो आपको पता लगता है डेल्टा पी एक्स की वैल्यू कम से कम इस ऑर्डर की होनी चाहिए। कितनी, से मैंने एक बुक से सीधे कॉपी किया है, 19.7 MeV पर सी। ये जो यूनिट्स हैं, प्लीज़ सी दिस वेरी वेरी केयरफुली। 19.7 MeV, MeV है एनर्जी की यूनिट। ओके, और अपॉन सी, सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो आपने उसे वेलोसिटी से डिवाइड किया है, ये मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम को हम जब एटॉमिक या न्यूक्लियर फिजिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे हम MeV अपॉन सी की यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप इसे कन्वेंशनल यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं, बट दिस इज़ मच मोर कंफर्टेबल। ओके, अच्छा, ये फैक्टर कहाँ से आया, एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, एच सी या एच क्रॉस सी की जो वैल्यू है अगर आप कंप्यूट करेंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 197 MeV के आसपास बनती है। ओके, फ्रॉम देयर इट कम्स टू बी लाइक दिस। अच्छा, अब अगर किसी चीज़ की में अनसर्टेनिटी इस ऑर्डर की है, तो खुद वो चीज़ कम से कम इस ऑर्डर की तो होगी। प्लीज़ लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। ये अनसर्टेनिटी है पी एक्स की, पर अगर पी एक्स की अनसर्टेनिटी ही 20 MeV पर सी के ऑर्डर की है, तो पी एक्स कम से कम इतना तो होगा, इससे कम तो नहीं हो सकता। आप ये नहीं बोल सकते पी एक्स 2 है और उसकी अनसर्टेनिटी 20 यूनिट्स की है। पी एक्स आप बोलेंगे कम से कम 20 के ऑर्डर का तो है ही है, ज़्यादा भी हो सकता है, 20 से ऊपर 100 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, पर मिनिमम पी एक्स जो है लगभग इस ऑर्डर के आसपास का तो स्टैंड करता होगा। ओके, अनसर्टेनिटी इतना होने का सेंस ये है, कम से कम पी एक्स इस ऑर्डर का होगा। तो यहाँ से हमें मोमेंटम किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड है या न्यूक्लियर डायमेंशंस के वॉल्यूम के अंदर कन्फाइंड है, हमें एक एस्टिमेट पता लगता है कि उसका मोमेंटम लगभग इस ऑर्डर का होना चाहिए।
अब ये मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है, एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम मतलब रिलेटिविस्टिक है, दिस इज़ नॉट एन स्मॉल मोमेंटम, ओके। तो अगर मैं इस मोमेंटम से उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल वाला नॉन रिलेटिविस्टिक वाला एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करूँगा कि E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, मैं रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा, E स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। एम नॉट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 0.5 MeV के आसपास होता है। लेकिन इधर वे आप अगर इसे कंप्यूट करें और फिर इसका स्क्वायर रूट लेके आप टोटल एनर्जी निकाल लें, रेस्ट मास एनर्जी और मोमेंटम, मोशन के कारण जो एनर्जी है, मोमेंटम का एस्टिमेट हमें ये मिल गया 19.7 के आसपास, 20 ले लीजिए। इससे आप अगर एनर्जी कैलकुलेट करें स्क्वायर रूट लेके और फिर उस एनर्जी में से आप रेस्ट मास एनर्जी को हटा दें तो आपको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का एस्टिमेट मिलेगा, जो कि रफली 19 MeV के ऑर्डर का ही बन रहा है। क्योंकि ये वाला फैक्टर अगर आप सीधे सीधे ही सोचें, ये वाला फैक्टर ना के बराबर कंप्यूट करता है, तो वहीं से आप देख सकते हैं ये सीधे E बराबर लगभग PC के बराबर है, इसको अगर C से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 19 के ऑर्डर का ही नंबर बन रहा है, 19 MeV के ऑर्डर का, ओके। तो ये और उसमें से फिर से 0.5 MeV हटा दिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए 19 MeV के ऑर्डर का। तो क्या ये किस चीज़ की कैलकुलेशन हुई? अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, 10 फर्मी तक के साइज़ का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर रिजाइड करते हैं, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कह रही है वो इलेक्ट्रॉन जब इमिट होकर आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इस ऑर्डर की दिखनी चाहिए, नॉट एग्जैक्टली दिस बट इस ऑर्डर की कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। पर बीटा डीके में बीटा रेज होती तो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से आती हैं, पर उनकी एनर्जी 1 या 2 MeV या थोड़ा इससे ऊपर, इससे ज़्यादा कभी नहीं पाई जाती है। एट द मोस्ट 1 MeV के आसपास ही होती है, वैसे 2 MeV भी नहीं होती है, 1 MeV के आसपास होती है। जबकि हमारा एस्टिमेट ये कह रहा है अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है तो तब तो एनर्जी उसकी 19 MeV के ऑर्डर की होनी चाहिए। तो ये वो है। और अगर आप डेल्टा एक्स को और स्मॉल करें, जैसे मैंने कहा अगर आप न्यूक्लियस का साइज़ और छोटा लें, से 1 फर्मी के ऑर्डर का, तो ये नंबर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओके। ये 1 फर्मी हो जाएगा तो डेल्टा PX और बढ़ जाएगा, PX बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यू कैन लुक, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं करता है। तो ये भी एक पजल टाइप की हो रही है। बीटा रे आते हैं न्यूक्लियस से ही हैं और इलेक्ट्रॉन ही हैं वो, लेकिन हम फिर शो कर रहे हैं भाई न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकते, रहते ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपली ये है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर परमानेंटली रिजाइड नहीं करते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहीं रह रहा है। जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ बीटा डीके, जिस समय बीटा डीके होता है जस्ट उस समय इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, और जैसे ही वो क्रिएट होता है वो न्यूक्लियस से बाहर रिजेक्ट हो जाता है, वो न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड नहीं करता है। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करता तो तब उसकी एनर्जी इस ऑर्डर की दिखनी चाहिए थी। वो रिजाइड करता ही नहीं है, वो वहाँ का परमानेंट मेंबर नहीं है, वो जस्ट क्रिएट हुआ। क्रिएट का मतलब क्या है? क्रिएट का मतलब ये प्रोसेस है, एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ और साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रुका नहीं, इमीडिएटली वहाँ से इजेक्ट हो गया, जिसको आपने बीटा रे कहा। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि हाँ बीटा रेज किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, ओके। सो दिस द इलेक्ट्रॉन्स कांट, या हमने शो कर दिया डोंट रिजाइड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर वो परमानेंट रेजिडेंस नहीं है उनका, दे आर इन फैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड एट द इंस्टेंट ऑफ बीटा डीके, ओके। क्रिएट हो रहे हैं उस समय कैसे? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होने से, ओके। तो फिर से वही वाली मैंने रिएक्शन लिखी है, फ्री या न्यूट्रॉन हो या इनसाइड न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन है तो वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। इस इक्वेशन में दो चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, एक इसमें चार्ज कंजर्वेशन होल्ड कर रहा है, मतलब चार्ज बैलेंस्ड है दोनों तरफ। ये न्यूट्रल पार्टिकल है, +1 चार्ज -1 चार्ज, चार्ज बैलेंस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन फॉलो है। न्यूक्लियॉन नंबर भी कंजर्व्ड है, हमने कहा था 2 कंजर्वेशन लॉज, 5-6 कंजर्वेशन लॉ की बात की थी, उसमें से 2 ये थे। न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियॉन है, एक न्यूक्लियॉन। राइट हैंड साइड में प्रोटॉन केवल एक न्यूक्लियॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है, ओके। तो न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन एक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियॉन नंबर का कंजर्वेशन भी है। इसमें ये 2 कंजर्वेशन तो हैं, लेकिन केवल अगर बीटा डीके इतना होता तो इसके साथ 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट ओरिजिनली जब लोगों ने ये बीटा डीके प्रपोज किया तो कुछ हद तक तो ये इससे कुछ चीज़ें समझ आ रही थी, पर इसके साथ 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है ये मैंने पीछे डिस्कस किया था। इसका स्पिन जो है हाफ होता है न्यूट्रॉन का, और प्रोटॉन का स्पिन भी हाफ और इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी हाफ। और हाफ स्पिन को जब हम ऐड करते हैं एंगुलर मोमेंटम एडिशन की प्रोसेस से, तो हाफ और हाफ के एंगुलर मोमेंटम के एडिशन का सम या तो 0 बनता है या 1, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इनका टोटल स्पिन या तो 0 बनेगा या 1। जबकि जो हमारा ये है इनिशियल पार्टिकल है, इसका जो वो है स्पिन केवल हाफ है, तो हाफ राइट हैंड साइड में हाफ के बराबर से ही मैच होना चाहिए, हाफ 0 या 1 से मैच नहीं कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ यहाँ पे फेल होता हुआ नज़र आ रहा है।
लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वन ऑफ द फंडामेंटल लॉज है। तो होपफुली न्यूक्लियर डीके और इस बीटा डीके में भी उसे वर्क करना चाहिए। तो देयर सिम्स टू बी नो रीजन कि वो ये लॉ यहाँ पे वॉयलेट क्यों हो। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर बीटा डीके केवल इतना होता है, इससे कई चीज़ें समझ आ रही हैं, पर अगर ये केवल इतना होता है तो देयर इज़ अ सीरियस इशू ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और एक दूसरा इशू है, बीटा डीके में जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, इसकी एनर्जी को मेज़र कर सकते हैं हम। मेज़र किया तो इसकी एनर्जी जो पाई गई वो एक पूरी रेंज पाई गई। पूरी रेंज किस सेंस में, कभी कभी एक ही मटेरियल के जो बीटा रेज निकली उसकी एनर्जी की रेंज में वेरिएशन था। कुछ बीटा रेज, कुछ बीटा पार्टिकल्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो या जीरो थी, और कुछ की एनर्जी किसी मैक्सिमम वैल्यू तक थी। से उस मैक्सिमम वैल्यू को हम के मैक्स या टी मैक्स कहें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो और इस रेंज के बीच के सारे बीटा पार्टिकल्स आपको मिलते हैं। एक ही मटेरियल के लिए जो बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में एक पूरी रेंज है। ये मैंने पीछे डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि अगर टू बॉडी डीके होता है, फाइनल स्टेट में दो प्रोडक्ट हैं, तो जो पार्टिकल्स के मास के रेशियो के कारण वो एनर्जी शेयरिंग जो होनी है वो फिक्स हो जाती है। तो अगर बीटा डीके केवल टू बॉडी डीके होता तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में एक रेंज आपको देखने को नहीं मिलती, इसकी एनर्जी एक वैल्यू पे फिक्स हो जाती। लेकिन ये पूरी एक रेंज एग्जिबिट कर रहा है। तो ये जो वो है टू बॉडी डीके में, तो आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स मिलनी चाहिए थी, और ये वाला आर्ग्यूमेंट ओके। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। अगर हम इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू कंप्यूट करें, न्यूट्रॉन जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन का रेस्ट मास प्रोटॉन के रेस्ट मास से थोड़ा ज़्यादा, इनफैक्ट प्रोटॉन के रेस्ट मास में इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास भी जोड़ दें तभी भी न्यूट्रॉन का रेस्ट मास थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो वो नंबर्स से अगर हम कंप्यूट करें, न्यूट्रॉन के रेस्ट मास में से प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास को घटा के सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो लगभग आपको 0.782 MeV मिलता है। मतलब इस रिएक्शन की, अगर इसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहें एक, या डीके कहें बीटा डीके, इसकी जो क्यू वैल्यू है, इसे हमने क्यू वैल्यू डिफाइन किया था, वो 0.782 MeV है। ये नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो सकती है। इनफैक्ट होती है स्पॉन्टेनियसली, ये प्रोसेस होती है, कैन अकर बाई इटसेल्फ। और ये हमारे डीके प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। उसमें ये मैंने पीछे आर्ग्यू किया था, जिस वाले फ्रैगमेंट का मास कम होता है वहाँ पे तो हम उसके टर्म में बात कर रहे थे कि न्यूक्लियस जो है, डॉटर न्यूक्लियस, और जो बाकी पार्टिकल है अल्फा या बीटा या बाकी स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, वो ज़्यादातर काइनेटिक एनर्जी ले आता है। मोमेंटम तो बराबर शेयर करते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का शेयरिंग अलग अलग होती है। लेकिन यही आइडिया यहाँ पे अप्लाई होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में लगभग 2000 का अंतर होता है। एग्जैक्टली 2000 नहीं है, 1850 या 60 का है, पर रफली से 2000। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना भारी है। तो इसके कारण ये जो क्यू वैल्यू, इतनी एनर्जी लिबरेट हो रही है, अगर प्रोसेस केवल इतनी होती है तो ये एनर्जी ऑलमोस्ट सारी की सारी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। काइनेटिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा है उसको लगभग इतनी एनर्जी, इसमें थोड़ा कम हो सकती है, पर लगभग इतनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा है, तो लगभग सारी की सारी जो क्यू वैल्यू है, एक्सेस एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन को मिलनी चाहिए। इसका मतलब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन लगभग 0.7 या 0.78 MeV के ऑर्डर की तो होनी चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन लगभग इस ऑर्डर की। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये बता रहे हैं, आपको जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो पूरी एक रेंज मिलती है, 0 से लगभग 0.782 MeV। ये क्यू वैल्यू है। ये आपको ऐसे बीटा रेज भी मिलती हैं, पार्टिकल्स मिलते हैं, बीटा पार्टिकल्स, जिनकी एनर्जी 0 MeV है। फिर कुछ 0.1 MeV वाले, और कुछ 0.2, और इसके बीच की भी सारी वैल्यूज़। और फाइनली कुछ ऐसे बीटा पार्टिकल्स भी मिलते हैं जो ये 0.782 MeV लेके आ रहे हैं। 0.782 MeV का मतलब पूरी की पूरी क्यू वैल्यू ये शेयर करके ले गए। तो आपको एक पूरी रेंज दिख रही है। अगर ये केवल टू बॉडी डीके होता तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तब लगभग इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी के मिलते और लगभग 0.78 MeV। लेकिन हमें 0.78 तो मिल ही रहा है, उससे नीचे 0 तक सारे मिल रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक कर्व मैंने प्लॉट किया है, थोड़ा नीचे प्लॉट किया है, बट यू कैन सी ये इसमें इस तरफ प्लॉट किया है जो किसी मटेरियल से जो नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं बीटा डीके के दौरान, उनकी काइनेटिक एनर्जी, और इधर उनका रिलेटिव नंबर। ओके, होता क्या है, अलग अलग एनर्जी के बीटा पार्टिकल्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन अलग अलग होती है, कम कुछ की पॉपुलेशन कम, कुछ की ज़्यादा। तो लगभग आप देख रहे हैं ये कर्व ऐसा है, ये 0 काइनेटिक एनर्जी 0 पे भी बहुत सारे बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं, अच्छा भला नंबर है। और उससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी वाले थोड़ा और ज़्यादा होते हैं, और उससे थोड़ा ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले थोड़ा और ज़्यादा, और फिर कहीं पे इस कर्व का मैक्सिमम आता है, और फिर इससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वालों का नंबर धीरे धीरे कम होने लगता है। अब ये नंबर कम ज़्यादा तो अलग एस्पेक्ट है, पर पॉइंट टू बी नोटेड इज़
जीरो एनर्जी वाले भी इमिट हो रहे हैं, और 0.1 वाले भी, और 0.2 वाले भी, और 0.3 वाले भी, और 0.4 वाले भी, और एक फाइनल वैल्यू है के मैक्स जो लगभग 0.782 MeV के ऑर्डर की होगी। उस एनर्जी तक के सारे बीटा पार्टिकल्स मिल रहे हैं आपको। इस पूरी रेंज के बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हुए एक्सपेरिमेंटली दिखते हैं। तो अब इसका रिजोल्यूशन, ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देखने को नहीं मिला, और दूसरा कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है इलेक्ट्रॉन्स का, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का, इसको रिजॉल्व किया फाइनली पॉली ने 1930 में प्रपोज किया कि इस प्रोसेस में एक्चुअली एक कंपोनेंट हम मिस कर रहे हैं। इस प्रोसेस में जिसे हम बीटा डीके कह रहे हैं, इसमें एक थर्ड पार्टिकल भी पार्टिसिपेट करता है, वो भी इमिट होता है। ओके, ये थर्ड पार्टिकल जिसके फीचर्स क्या क्या हैं, वो पार्टिकल न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल क्यों होना चाहिए? चार्ज बैलेंसिंग अभी तक ही हो चुकी है, तो अगर ये अगला पार्टिकल किसी भी प्रकार का चार्ज लेके आएगा, प्लस माइनस या कुछ और, मतलब प्लस माइनस के अलावा, और से मेरा मतलब है +2e या -2e या कोई और वैल्यू, तो चार्ज बैलेंसिंग हमारी ख़राब हो जाएगी। तो चार्ज तो पहले ही बैलेंस्ड है, तो एक एक्स्ट्रा पार्टिकल अगर हम ला रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? न्यूट्रल। तो पार्टिकल क्या होना चाहिए? न्यूट्रल। थर्ड पार्टिकल वेरी लाइट। लाइट क्यों? एनर्जी, जब मैक्सिमम एनर्जी हम देख रहे हैं यहाँ 0.782 तक जा रही है, क्यू वैल्यू कभी कभी इलेक्ट्रॉन पूरी तरह अपने पास ले जाता है, तो मतलब इस समय वो जो तीसरा पार्टिकल है उसके पास लगभग जीरो एनर्जी है। अगर उस पार्टिकल का रेस्ट मास कुछ होता, काफ़ी अच्छा रेस्ट मास होता, तो रेस्ट मास के कारण तो वो कुछ एनर्जी ले जाता। इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू लगभग 0.782 MeV है, और अगर एक तीसरा पार्टिकल होता तो और भी कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन के हिस्से आती है, पर कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स 0.782 MeV तक वाले भी मिलते हैं। इसका मतलब वो तीसरा पार्टिकल बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं ले जा सकता है। इसका मतलब उसका रेस्ट मास भी अपने आप में क्या है? बहुत कम, वेरी लाइट। और तीसरी प्रॉपर्टी है हाईली नॉन इंटरेक्टिंग। ये तो करंट रिसर्च से पता लगा उसके बाद कई उससे, लेकिन उस समय से कि उससे भी आप सोच सकते हैं तीसरा पार्टिकल आपको रिएक्शन में नहीं दिख रहा है, किसी एपरेटस की पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप इन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे उसका वो बता रहे हैं। तो ये जो तीसरा पार्टिकल है, इनफैक्ट ये हाईली एक नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल होता है, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट्स की पकड़ में इतनी आसानी से नहीं आ पाया। और ये जो पार्टिकल है, ए थर्ड पार्टिकल इज ऑल्सो इमिटेड, पॉली ने कहा, और इसे कहा जाता है न्यूट्रिनो। पॉलीज न्यूट्रिनो, पॉली ने प्रपोज किया, इसलिए पॉलीज न्यूट्रिनो। ओके, न्यूट्रिनो शब्द का इटालियन में मतलब होता है द लिटिल न्यूट्रल वन। इनफैक्ट न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन एक न्यूट्रल पार्टिकल का नाम न्यूट्रॉन पहले से रखा हुआ था, तो इसको पॉली ने कहा न्यूट्रिनो। ओके, न्यूट्रॉन से ही एक छोटा वाला न्यूट्रल पार्टिकल, द लिटिल न्यूट्रल वन। लिटिल किस सेंस में? इसका मास नेग्लिजिबल है, इसका मास बहुत कम है। ओके, और न्यूट्रल है, तो इसलिए द लिटिल न्यूट्रल वन न्यूट्रिनो। तो अब ये जो न्यूट्रिनो है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? न्यूट्रिनो का सिंबल हम लेते हैं न्यू, न्यूट्रिनो का ये सिंबल है। ओके, न्यू। तो अब इस प्रोसेस पे हमें एक और पार्टिकल यहाँ ऐड करना है। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन तो इमिट होता ही है जो आपको बीटा के रूप में मिलता है, पर साथ में एक न्यूट्रिनो भी मिलता है। ये न्यूट्रिनो क्या काम कर रहा है? ये एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी कर देगा, ये कंटिन्यूस एनर्जी के स्पेक्ट्रम को भी समझा देगा, लेकिन ये न्यूट्रिनो अपने आप में नज़र आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये हाईली नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है। ओके, और वेरी वेरी लाइट है। ओके, चार्ज कंजर्वेशन पहले से ही हो रखा है बिना न्यूट्रिनो को, तो इसका मतलब न्यूट्रिनो का चार्ज कितना होना चाहिए? 0, चार्जलेस होना चाहिए। स्पिन होना चाहिए हाफ। कुछ स्पिन वाला आइडिया पे देखें, इनिशियल पार्टिकल का स्पिन हाफ है, और इन दोनों का मिला के स्पिन या तो 0 बनता है 1, लेकिन अब अगर इनके साथ यहाँ एक न्यूट्रिनो भी आ जाता है। ओके, यहाँ पे अगर अब N0 के साथ P++E- और एक न्यूट्रिनो, अभी इसमें मुझे थोड़ा करेक्शन करना है, पर अभी के लिए न्यूट्रिनो लिखता हूँ मैं इसे। तो इसका स्पिन और इसका स्पिन मिला के तो आंसर या तो 0 या 1 बनता है, और इसके साथ न्यूट्रिनो का स्पिन भी हाफ, ये हम प्रपोज कर रहे हैं। ये क्यों प्रपोज कर रहे हैं? कि अगेन वेक्टर एडिशन के हिसाब से 0 और हाफ जोड़ के भी या 1 और हाफ जोड़ के भी आपको हाफ का रिजल्ट मिल सकता है। आप इसे नॉर्मल मैथमेटिक्स का एडिशन ना समझें, ये एंगुलर मोमेंटम का एडिशन है, बाद में आप क्वांटम मैकेनिक्स में इसे स्टडी करेंगे। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली अगर आप 0 के साथ हाफ ऐड करें तब आपको हाफ रिजल्ट मिल सकता है, या 1 के साथ भी हाफ ऐड करें और आंसर भी मिल सकते हैं, आपको 3/2 भी मिल सकता है, बट एक आंसर हाफ मिलने की गुंजाइश है। मतलब 3 स्पिन हाफ पार्टिकल्स हों तो इस राइट हैंड साइड का नेट स्पिन हाफ हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड का स्पिन हाफ है, राइट हैंड साइड का स्पिन हाफ। ओके, स्पिन का कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन इंश्योर हो जाता है। क्यों? अगर न्यूट्रिनो का स्पिन कितना हो? हाफ। तो ये न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टीज़ यहाँ से पता लग रही हैं। चार्ज 0 होना चाहिए, स्पिन होना चाहिए हाफ, और उसका मास होना चाहिए बहुत कम, वेरी वेरी लाइट पार्टिकल। क्यों? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी ले जा रहा है उसकी रेंज है 0 से 7.82 MeV,
0.782 MeV पूरी की पूरी क्यू वैल्यू है। कभी कभी क्या हो रहा है, जितनी एक्सेस एनर्जी अवेलेबल है वो पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले गया। तो इसका मतलब न्यूट्रिनो कभी कभी बिना एनर्जी के रह जाता है, ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी। और जब हम यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं उसमें रेस्ट मास एनर्जी भी शामिल है। मतलब कभी कभी न्यूट्रिनो के पास टोटल एनर्जी लगभग जीरो के आसपास होती है, वेरी क्लोज टू जीरो, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की। तो आप ये तो मान सकते हैं कि चलो हो सकता है न्यूट्रिनो का उस समय मोमेंटम नेग्लिजिबल हो, लेकिन रेस्ट मास एनर्जी के कारण तो कुछ एनर्जी होगी, पर वो एनर्जी भी अगर बहुत कम है तो इसका मतलब उसका रेस्ट मास क्या है, नेग्लिजिबल है, वेरी वेरी स्मॉल। इनफैक्ट जो नंबर्स हैं मैंने अगर कहीं पे लिखे होंगे, न्यूट्रिनो का जो मास है और करंट एस्टिमेट्स भी यही बताते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का है। इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी नीचे के ऑर्डर का होता है। इनफैक्ट करंट स्टेटस तो यह है, न्यूट्रिनो कई टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के, पर सबका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर का नहीं है, वेरी वेरी स्मॉल मास के पार्टिकल्स हैं। ओके, आप चाहे इसके अलावा जो लाइटेस्ट पार्टिकल, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में लाइटेस्ट पार्टिकल जिसे जानते हैं इलेक्ट्रॉन, उसका मास भी 0.5 MeV, 0.5 लेकिन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और इसका मास, न्यूट्रिनो का मास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना ज़्यादा अंतर है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कितना अंतर है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं दिस इज़ अ वेरी वेरी लाइट पार्टिकल। तो अब हम अपनी प्रोसेस को कंप्लीट ये लिख रहे हैं, इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ये जो डीके हम जिसे कह रहे थे बीटा डीके, वो एक्चुअली अब ये प्रोसेस है। पॉलीज आइडिया सब चीज़ों का एक्सप्लेन करता है। ओके, अब तो उसका और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वगैरह भी हो गए ग्रेजुअली। तो अब ये है बीटा डीके, मान ले न्यूट्रॉन फ्री या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन में, प्लस न्यूट्रिनो। लेकिन इस न्यूट्रिनो के ऊपर मैंने बार लगा रखा है। ये बार एक्चुअली एंटी पार्टिकल का जनरल सिंबल है। माना आप किसी पार्टिकल का जो भी सिंबल हो, आप माना उसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स बार का मतलब हम उसके एंटी पार्टिकल की बात कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन को तो हम E+ लिख देते हैं, पर आप इसे इस नोटेशन में ये भी लिख सकते हैं E- का बार। तो हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। तो न्यूट्रिनो का भी एक एंटी पार्टिकल होता है, वो है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो से कैसे अलग होगा? इन प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है इनके बेसिस पे तो वो बिल्कुल अलग नहीं होगा। उसका चार्ज 0 ही होगा, उसका स्पिन हाफ होगा, उसका मास उतना ही होगा जितना न्यूट्रिनो का। लेकिन कुछ और प्रॉपर्टी होती है जिसके आधार पे हम हैंडेडनेस जिसे कहते हैं, उसके आधार पे हम न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में भेद कर सकते हैं। पर आप सिंपली ये समझिए, ये एक एंटी पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स की दुनिया में से नहीं है, ये एंटी पार्टिकल्स की दुनिया में से है। दिस ओके वाई। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा था, मुझे शुरू में जब मैंने दूसरी पेज पे अभी ये लिखा था, मैंने इसे न्यू लिखा था, तो ये न्यू नहीं होना चाहिए, न्यू बार। ओके, एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ओके, और न्यूक्लियस के अंदर इसी प्रोसेस को देखें, कोई न्यूक्लियस है जिसके Z, N और A हैं वैल्यूज़, तो वो X डैश न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। Z की वैल्यू Z+1 हो जाती है, एक प्रोटॉन बढ़ गया, एक न्यूट्रॉन कम हो गया, N-1, न्यूक्लियर नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये एक नया न्यूक्लियस बन चुका है X डैश, एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो। ओके, क्यू वैल्यू अगर आप इस सिस्टम की कंप्यूट करें, क्यू वैल्यू कंप्यूटेशन में आप इस न्यूट्रिनो के मास को तो भूल सकते हैं। न्यूट्रिनो का मास, ये सब मासेज MeV या उससे कई ज़्यादा ऑर्डर के होंगे, जबकि ये मास जो है, इसमें न्यूट्रिनो के अलावा जो लाइटेस्ट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसका मास भी 0.5 MeV, 0.5 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जबकि इसका मास लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो इस स्केल पे कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। तो क्यू वैल्यू इनिशियल न्यूक्लियस का मास माइनस इस न्यूक्लियस का मास और उसके साथ इलेक्ट्रॉन का मास भी जोड़ो। लेकिन इसको आप एटॉमिक मासेस के टर्म में भी लिख सकते हैं। इनिशियल, अगर आप इसे पूरा एटम समझें, मतलब एक्स वाला न्यूक्लियस और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी था। ओके, ये वाला जो न्यूक्लियस है, सीधे ये वाला न्यूक्लियस उठाओ, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है बाहर? Z+1, Z इलेक्ट्रॉन्स इसके, और ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, अगर आप इसे सोचें, ये इमिट हो रहा है पर मैथमेटिकल पर्पस के लिए आप सोचें, ये इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस के साथ कंटेंड है, तो ये X एटम और ये मिला के आपका X डैश एटम। तो अगर आप एटॉमिक मासेस में भी डिफरेंस लें, सीधे इसमें एटॉमिक मास में से ये एटॉमिक मास घटा दो, इस इलेक्ट्रॉन के मास को आपने इसमें इंक्लूड कर दिया एटॉमिक मास में, तो सीधे एटॉमिक मास के बेसिस पे क्यू वैल्यू आप ऐसे कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, दिस। और फिर क्यू वैल्यू, अब वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को कैसे समझें? इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो हम समझ गए, अच्छा न्यूट्रिनो का स्पिन हाफ होता है, लेकिन अब इसको कैसे समझें? अरे एनर्जी कभी 0 मिलती है, कभी 0.1, कभी 0.2 और कभी 0.782 MeV तक भी मिलती है। अरे ये जो क्यू वैल्यू अब है, इस डॉटर न्यूक्लियस का मास तो बहुत ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी में ये तो लगभग ना के बराबर एनर्जी ले जाएगा। आप ये एज्यूम कर लीजिए काइनेटिक एनर्जी क्यू में से 0 एनर्जी ले गया, लेकिन अभी भी क्यू में से एनर्जी शेयर करने के लिए 2 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, तो ये अलग अलग तरह से इस एनर्जी को शेयर कर सकते हैं। मैंने 2 एक्सट्रीम केस दिखाए हैं। क्यू की वैल्यू है 0.782,
कभी ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन जीरो एनर्जी ले जाए उसमें से और न्यूट्रिनो ले जाए लगभग सारी एनर्जी 0.782। न्यूट्रिनो आपको नज़र नहीं आता है, नॉन इंटरेक्टिंग है, तो आपको इलेक्ट्रॉन दिखा, आपको इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी का दिखा, जीरो एनर्जी का। और कभी कभी ऐसा हो सकता है क्यू की वैल्यू 0.782, उसमें से इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी ले गया और ये न्यूट्रिनो लगभग जीरो एनर्जी ले गया, तो आपको इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी का नजर आया, इसका। और इसके बीच के भी सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो 0.782 यूनिट्स जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो नहीं, एंटी न्यूट्रिनो दोनों शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए आपको एक पूरी रेंज दिखती है। ओके दिस, तो अब बेसिकली पॉली का ये प्रपोजल जो है ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। बीटा डीके से रिलेटेड जितने फीचर्स उस दिन पता थे या आज की डेट में पता है, वो सारे के सारे इस पॉली थ्योरी से एक्सप्लेन होते हैं, पॉलीज प्रपोजल से एक्सप्लेन होते हैं। ओके दिस, सो यही आज की डेट में जो बीटा डीके की एक्सेप्टेड थ्योरी है यही है कि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तो कन्वर्ट होता ही है, लेकिन साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो भी लिबरेट होता है। ओके, सो दिस इज हाउ बीटा डीके वर्क्स। और ये जो रेंज है यहाँ पे इस कर्व में एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि आगे मैं इसको एक दूसरे कर्व से कंपेयर करूँगा। जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले भी एप्रिशिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, से दिस इज सम नंबर, जो भी हो ये नंबर हो, जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले भी इतने इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। बहुत कम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी अच्छा भला है, सिंपली। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। अब एक दूसरे तरह का बीटा डीके होता है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव बीटा डीके। पॉजिटिव बीटा डीके इस तरह की प्रोसेस होगी, प्रोटॉन अगर एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए और चार्ज बैलेंसिंग अगर आप यहाँ पे करें, तो चार्ज बैलेंसिंग मुझे बताती है इसका चार्ज +1 है, इसका चार्ज न्यूट्रल है, तो जो एक पार्टिकल एमिट होना चाहिए उसका चार्ज होना चाहिए +1। ये जो पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, पोजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन जो आपसे कहते हैं। और न्यूक्लियॉन में कन्वर्ट हुआ, पोजिट्रॉन निकला, और इस समय जो एक्स्ट्रा बैलेंसिंग के लिए जो आपको चाहिए स्पिन और वो एनर्जी की रेंज को वो करने के लिए चाहिए, क्लैरिफाई करने के लिए चाहिए, वो पार्टिकल इस समय न्यूट्रिनो होगा। बीटा डीके, नेगेटिव बीटा डीके में एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है, जबकि पॉजिटिव बीटा डीके में, पॉजिटिव बीटा डीके क्यों कह रहे हैं कि जो पार्टिकल वहाँ से इमिट हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है। ओके, एंटी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके साथ जो पार्टिकल इमिट होगा न्यूट्रिनो फैमिली में से वो न्यूट्रिनो है, नॉट द एंटी न्यूट्रिनो। ओके दिस, लेकिन ये प्रोसेस के साथ एक वो है, अगर क्योंकि प्रोटॉन का मास तो न्यूट्रॉन के मास से ही कम होता है, और फिर उसमें इन दोनों का मास भी जोड़ें तो तब तो रेस्ट मास इनिशियल स्टेट का फाइनल वाले कंस्टिट्यूएंट से कम है, तो इस प्रोसेस की क्यू वैल्यू नेगेटिव है। क्यू वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकती है। आपके पास एक फ्रीली एक प्रोटॉन रखा हुआ है, वो न्यूट्रॉन में डिके नहीं कर सकता है। ओके, और फ्री प्रोटॉन कैन नॉट डिके, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। सबसे एलिमेंट्री जो हमारा न्यूक्लियस है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस सिंपली एक प्रोटॉन होता है, तो अगर प्रोटॉन के डिके होने लगें तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहेगा। और एलिमेंट्री यूनिवर्स के इवोल्यूशन में शायद आपको पता होगा, सबसे पहले जो एलिमेंट क्रिएट हुआ बिग बैंग के बाद वो हाइड्रोजन था, फिर बाद में सक्सेसिवली फ्यूज़न और बाकी प्रोसेस से बाकी हैवियर एलिमेंट्स जनरेट हुए। तो अगर प्रोटॉन ही स्टेबल नहीं होता तो फिर यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसे होता। ओके दिस, तो प्रोटॉन डिके नहीं हो रहा है, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर प्रोटॉन को बाहर से एनर्जी मिल जाए, किसी तरह से उसे एनर्जी सपोर्ट मिल जाए, तो तब ये प्रोसेस पॉसिबल हो सकती है, और कभी कभी ये होती है। न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि प्रोटॉन अकेला नहीं है, तो बाकी न्यूक्लियॉन्स से उसे किसी तरह से कुछ एनर्जी मिल गई, तो उस एनर्जी से उसका एनर्जी कंटेंट ओवरऑल ज़्यादा हो गया, तो तब वो इन तीनों में डिके कर सकता है। तो पॉजिटिव बीटा डिके फ्री प्रोटॉन के साथ तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस देखने को मिल सकती है। ओके, देखने को मिलती है। ओके, जबकि नेगेटिव बीटा डिके फ्री न्यूट्रॉन्स के साथ भी देखने को मिलता है। ओके, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस जब होगी तो क्या होगा, इस समय हो क्या रहा है, ए नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स स्टिल कंजर्व्ड है, लेकिन प्रोटॉन एक कम हो गया और न्यूट्रॉन एक बढ़ गया, तो इस समय z की जगह z-1 हो गया और n की जगह n+1। ओके डैश, बाकी एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। क्यू वैल्यू उसकी सिस्टम उसकी निकालें आप, इस प्रोसेस की ओरिजिनल। वैसे तो आपको न्यूक्लियस के टर्म में एक्सप्रेशन लेना चाहिए, इस न्यूक्लियस का मास लो, उसमें से इस न्यूक्लियस का मास घटाओ, और साथ में इस इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास बराबर होता है, तो इसके मास में से इन दोनों के मास के सम को घटा दो। इन दो x और x डैश का मास न्यूक्लियर मास लेना होगा। लेकिन अगर आप x के एटॉमिक मास ले लेते हैं, x का एटॉमिक मास मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भी शामिल कर दिया आपने, z इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इस वाले सिस्टम को केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, z-1।
तो अब राइट हैंड साइड पे आप पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का मास, एक तो ये इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? आपको ये कैलकुलेशन वैसे केवल न्यूक्लियर मास के टर्म पे करनी चाहिए। चलो मैं उसको सिंबॉलिक ऐसे दिखाता हूँ, ये x है और ये x डैश का न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन और है, मैं ये एंटी इलेक्ट्रॉन है लेकिन मास के टर्म में इलेक्ट्रॉन ही है। तो आपको जो मास कैलकुलेट करने हैं, इसके न्यूक्लियर मास में से इन दोनों का न्यूक्लियर मास घटाया, पर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है z, और जबकि इसका एटॉमिक नंबर बन रहा है z-1। ओके, तो अब इसको अगर आप इसका एटॉमिक मास लें, एटॉमिक मास कैसे लेंगे, आप इसके साथ z इलेक्ट्रॉन्स का मास जोड़ रहे होंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी z इलेक्ट्रॉन्स का मास जोड़ो, लेकिन इसको एटॉमिक मास में कन्वर्ट करने के लिए केवल z-1 इलेक्ट्रॉन्स का मास चाहिए। तो इन z इलेक्ट्रॉन्स में से z-1 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ जोड़ दिए और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ। तो अब ये भी एटॉमिक मास, x का एटॉमिक मास, ये x डैश का एटॉमिक मास, लेकिन साथ में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो एटॉमिक मास के टर्म्स में अगर आप कंपटीशन करें तो जो Q वैल्यू है आप इस तरह से निकालेंगे। इसे आप पिछले वाली रिएक्शन नेगेटिव बीटा डीका से कंपेयर कीजिए, वहाँ एटॉमिक मास के टर्म में सीधे सीधे रिलेशन ये बनता है। ओके, सो तो यहाँ पे ये, बट इधर वे दिस वैल्यू, और यहाँ पे भी जो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, पॉजिट्रॉन जो निकलता है, इसके जो इमिटेड एनर्जीज़ हैं, इसकी पूरी एक रेंज होती है सम मिनिमम वैल्यू से। यहाँ मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होती है, कर्व थोड़ा ऐसा बन रहा है, पर एक्चुअली ये कर्व 0 से थोड़ा आगे से स्टार्ट होता है। जो पॉजिट्रॉन्स हैं जब इमिट होते हैं किसी न्यूक्लियस से, तो उनकी एनर्जी 0 से थोड़ा आगे से स्टार्ट होती है, और उसके बाद, और 0 से इमिट होने वालों का 0 से थोड़ा आगे जो इमिट हो रहे हैं उनका नंबर इनिशियली कम होता है, फिर बढ़ती हुई एनर्जी के साथ ये नंबर बढ़ता है, और लास्ट में फिर से किसी मैक्सिमम वैल्यू के मैक्सिमम तक ये नंबर जाता है, और फिर ये कर्व किसी पॉइंट के बाद डिक्रीज भी हो रहा है। आप इस कर्व को, पॉजिटिव बीटा डीके का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, कितनी एनर्जी वाले कितने बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, कितनी एनर्जी वाले कितना पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, इन दोनों के कर्व्स को कंपेयर करें तो ऐसे लगता है जैसे वो वाला कर्व जो है वो शायद इसका पिछला पार्ट होगा। मतलब इस कर्व को जैसे हमने आगे धकेल दिया होगा, रफली ऐसा लग रहा है कि ये कर्व आगे धकेल दिया होगा। यहाँ 0 काइनेटिक एनर्जी वाले भी कुछ पार्टिकल्स थे, अच्छा भला नंबर था उनका, और यहाँ 0 एनर्जी वाले तो हैं ही नहीं। 0 एनर्जी से पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स का इमिशन नहीं होता है। थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव बीटा पार्टिकल लेके आता है, लेकिन उनका नंबर कम होता है और फिर ग्रेजुअली ये नंबर बढ़ता है। तो जैसे वो पीछे वाले कर्व को हमने ऐसे इधर की ओर धकेल दिया हो। इस पुश को कैसे समझ सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, नेगेटिव बीटा डीके और पॉजिटिव बीटा डीके में अंतर क्या है। एक्स न्यूक्लियस, एक्स डैश न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं प्रोटॉन्स के कारण, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, चार्ज कम ज़्यादा कुछ भी हो लेकिन पॉजिटिवली चार्ज है। जब नेगेटिव बीटा पार्टिकल इमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन और इस डॉटर न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स के कारण वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को स्लो करने की कोशिश करेगा। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता तब संभवतः ये बीटा पार्टिकल किसी एनर्जी से निकलते, पर इस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण उनकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, और कभी कभी वो इतने स्लो हो जाते हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 0 होती है। वो इमिट होते हैं पर अट्रैक्टिव फोर्स के कारण वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर स्केप नहीं कर पाते हैं, बहुत तेज वेलोसिटी से स्केप नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। इसीलिए आपको वहाँ पे ये वाला कर्व देखने को मिला। अच्छा, 0 काइनेटिक एनर्जी वाले भी बहुत सारे हैं, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी वालों का नंबर भी अच्छा भला है। लेकिन पॉजिटिव बीटा डीके में क्या है, ये जो पार्टिकल डॉटर न्यूक्लियस से अलग हो रहा है, इसका चार्ज अपने आप में पॉजिटिव है। मैंने इसको लार्ज दिखा दिया, बट लार्ज नहीं है, बट ये पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज है तो डॉटर न्यूक्लियस खुद पॉजिटिवली चार्ज है, वो इसे रिपेल करेगा। रिपेल करने के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी कभी 0 हो ही नहीं सकती है, ये इसे रिपेल करके कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसे वाले तो बहुत कम हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, ज़्यादातर की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। ये रिपल्सिव फोर्स के कारण, सिंपली ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है नेगेटिव बीटा डीके में, इसके कारण एनर्जीज 0 की तरफ ज़्यादा पुश होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्स के कारण काइनेटिक एनर्जी कम की टेंडेंसी होती है, और इस केस में रिपल्सिव फोर्स के कारण काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा देने की कोशिश होती है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कम दी जा रही है ऑन एवरेज, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या दी जा रही है, ज़्यादा दे। तो जो ये ग्राफ में आपको पुश दिख रहा है, ये एक्चुअली आप न्यूक्लियर पुश ही से कह सकते हैं। न्यूक्लियस जो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है इस केस में, उस कारण से ये कर्व मिलता है। ओके, अगेन रेंज आपको दिख रही है, नॉट एक्जैक्टली फ्रॉम 0, लेकिन 0 से थोड़ा आगे से लेकर और के मैक्स तक आपको एक पूरी रेंज ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है। उसका रीज़न क्योंकि ये थर्ड पार्टिकल जो कि इस समय न्यूट्रिनो है, ये उस क्यू वैल्यू को शेयर करता है। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न। ओके, और बीटा डीके में एक और प्रोसेस आती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। ये लगभग इसी प्रोसेस का इन्वर्स जैसा है, इन्वर्स नहीं बोलना चाहिए मुझे, जैसे मैथमेटिक्स में हम करते हैं ना, किसी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो वो प्लस की जगह माइनस हो जाता है,
एंटी हो जाता है उसका। तो वैसे ही अगर एक प्रोसेस, अगर ऐसे मैथमेटिक्स की इक्वेशन की तरह सोचें, इस ई प्लस को अगर आप यहाँ ले जाएं तो इधर जाके माइनस होगा, मतलब यहाँ ई प्लस ऐड हो रहा है, एक पॉजिट्रॉन ऐड हो रहा है, और यहाँ जाके उसका मतलब क्या होगा, एक पॉजिट्रॉन कम करो। और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल हैं, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं या ऐसे सोचें मैथमेटिकली, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन के दोनों साइड ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, पी प्लस प्लस ई माइनस, इलेक्ट्रॉन ई माइनस है, और राइट हैंड साइड में ई प्लस पहले से है और ई माइनस भी आ जाएगा। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलके सोचिए आप कैंसिलेशन हो रहा है। ये कोई फिजिक्स आर्ग्यूमेंट नहीं है, मैं जस्ट आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन के दोनों साइड ऐड करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा पी प्लस प्लस ई माइनस, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और राइट हैंड साइड में ये रहेगा, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलके ख़त्म, कैंसिल कर देंगे। इनफैक्ट ये प्रोसेस होती है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है जो एक्चुअली होती है कभी कभी, कि न्यूक्लियस का एक प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ कोई प्रोटॉन, वो किसी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया इसकी बात अभी करते हैं, पर एक, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, बट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले, और अगर आप चार्ज बैलेंसिंग और वो सारी कंडीशंस अप्लाई करें तो आपको पता लगता है जो फाइनल पार्टिकल होगा वो एक न्यूट्रॉन प्लस एक न्यूट्रिनो, नॉट द एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो होगा। ओके दिस, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, सवाल ये है। बोर मॉडल में आप कल्पना इस तरह से करते हैं, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं, पर बाद के मॉडल्स ये बताते हैं, चाहे सोमरफील्ड मॉडल की बात करें या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स की बात करें, ये जो ऑर्बिट्स हैं, अगर ऑर्बिट की कल्पना हम कर भी सकें, ये सर्कुलर नहीं होते हैं। ये ऑर्बिट्स कई बार न्यूक्लियस के करीब इलिप्टिकल होके जाते हैं, और कई बार ये न्यूक्लियस को पेनिट्रेट भी कर जाते हैं। न्यूक्लियस को एक तरह से अगर आप सोचें, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रेजिम को क्रॉस करके जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन, दिस इज अगेन वेरी वेरी क्वालिटेटिव बट इन ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज ओके। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रीजन से गुजरते हुए जा रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर का कोई प्रोटॉन कभी कभी इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर इसीलिए है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है कौन सा, ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन ने एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को किसी तरह से कैप्चर कर दिया, और कोई ज़रूरी नहीं आप इस प्रोसेस को ऐसे ही सोचें, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इनरमोस्ट ऑर्बिट से या उसके बगल वाली ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके न्यूक्लियस के अंदर चले गया, इस तरह से भी सोचा जा सकता है। ईदर वे प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया और प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, और एक, इस प्रोसेस में किसी पार्टिकल का इमिशन नहीं हो रहा है। न्यूट्रिनो का इमिशन होगा लेकिन वो आपके एपरेटस की पकड़ में नहीं आ रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का इमिशन नहीं हो रहा है, पर इस प्रोसेस को भी हम कहते हैं बीटा डीके। बीटा डीके क्यों कह रहे हैं, बीटा डीके को आप इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के इमिशन के बजाय बेटर ये सोचिए न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन, तो यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये भी एक तरह का बीटा डीके है। ओके, ये प्रोसेस पॉजिटिव बीटा डीके भी प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करती है, और ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है। पर डिफरेंस क्या है इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिनो तो दोनों जगह इमिट होता है, लेकिन यहाँ पॉजिट्रॉन का इमिशन होता है, यहाँ किसी चीज़ का इमिशन नहीं होता है उसके अलावा। ओके दिस, और इलेक्ट्रॉन जिस शेल से कैप्चर होता है, इनरमोस्ट शेल को हम के शेल कहते हैं, उससे अगले वाली शेल को हम एल शेल कहते हैं। माना इनरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन ने एब्जॉर्ब किया, प्रोटॉन या न्यूक्लियस ने एब्जॉर्ब किया, कैप्चर किया, तो हम कहेंगे के शेल कैप्चर की प्रोसेस हुई है, के शेल का इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ है, तो के शेल कैप्चर। इसी के बजाय इससे बाहर वाली ऑर्बिट जो है एल शेल जिसे कहते हैं, एल शेल का इलेक्ट्रॉन अगर कैप्चर हुआ है तो उसे एल शेल कैप्चर प्रोसेस कहेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन कौन से शेल का वो कैप्चर हुआ है दिस। ओके, और हैवी न्यूक्लियस के साथ ये प्रोसेस होगी यूजुअली। तो अगर आप एक्सरे का अपना डिस्कशन याद करें, के शेल का माना एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ने कैप्चर कर लिया, न्यूक्लियस के अंदर बीटा डीके या इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस इसे कहते हैं, इसको बीटा डीके में इसका नाम इलेक्ट्रॉन कैप्चर ही कहेंगे, इसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाला बीटा डीके। ओके, ईसी प्रोसेस जो है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर को शॉर्ट में ईसी अगर मैं कहूँ, ईसी प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन माना के शेल का ख़त्म हो गया, क्योंकि उसे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया, के शेल में जैसी एक वैकेंसी बनी, आप इमीडिएटली एक्सरे का डिस्कशन याद करें, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, और अगर ये हैवियर न्यूक्लियस है तो इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो एक्सरे एनर्जी के ऑर्डर का होगा। आपको इस प्रोसेस के साथ पता कैसे चलता है किसी न्यूक्लियस में ये प्रोसेस हो रही है, न्यूक्लियस चेंज होने के साथ साथ आपको एक्सरे का एक फोटोन या एक से ज़्यादा मल्टीपल फोटॉन्स देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस में यूजुअली दीज आर अकम्पनीड बाय द इमिशन ऑफ एक्सरेज ऑल्सो। ठीक है, दिस, इस प्रोसेस को अगर न्यूक्लियस के टर्म में लिखें ऐसा होगा, ओरिजिनल न्यूक्लियस ये है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, नया न्यूक्लियस, प्रोटॉन का नंबर एक कम, न्यूट्रॉन का नंबर एक ज़्यादा, और केवल एक न्यूट्रिनो का इमिशन। ओके, इस रिएक्शन की अगर आप क्यू वैल्यू कंप्यूट करें
तो सीधे दिस कॉम्बिनेशन माइनस दिस कॉम्बिनेशन, ओके। तो आप चेक कर सकते हैं, वो सिंपली इतने के बराबर बनेगा, ओके। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स, आप चेक कर सकते हैं। ये दिस वुड कम आउट टू बी लाइक दिस, ओके। अच्छा, अगेन हाँ, लेकिन इस प्रोसेस की इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसकी फाइनल स्टेट में केवल दो पार्टिकल्स हैं, एक न्यूक्लियस और एक न्यूट्रिनो। और टू बॉडी डीके में आपको पता है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। आपने एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन मास के रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं, और मास का रेशियो न्यूट्रिनो का मास तो न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस हो उसके मास के मुकाबले नेग्लिजिबल है। तो मतलब एनर्जी का ज़्यादातर शेयर कौन ले जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का ज़्यादातर शेयर न्यूट्रिनो। इस रिएक्शन की जो भी क्यू वैल्यू बने उसको ज़्यादातर, वो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी एनर्जी न्यूट्रिनो ले जाएगा। जो ये डॉटर न्यूक्लियस है इसका रिकॉयल नेग्लिजिबल होगा, ओके। दिस हैपेंस, ओके। अगर इस रिएक्शन को इस फॉर्म में देखें, लगभग सारी की सारी एनर्जी ये ले जाएगा, और जो न्यूट्रॉन बचेगा, जितनी भी बहुत कम एनर्जी है उस पर उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड। इस समय एनर्जी की रेंजेस नहीं होंगी, इसकी और इसकी एनर्जी की अलग अलग शेयरिंग टाइप नहीं है, केवल एक टाइप से एनर्जी को शेयर कर सकते हैं। तो जो हमारा न्यूट्रॉन मिलेगा, एक तो उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, लेकिन साथ साथ वो मोनो एनर्जेटिक भी होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। बाकी केसेस में जो पार्टिकल हमारे निकल रहे हैं, अगर इस तरह का फ्री वाला आप डीके देखें तो इन पार्टिकल्स की एनर्जी मोनो एनर्जेटिक नहीं है, पर इस केस में जो आपका न्यूट्रॉन है वो क्या होगा, मोनो एनर्जेटिक। वो अलग बात है कि क्यू वैल्यू में से ज़्यादातर एनर्जी, अगर ये वाला डीके भी हो रहा है, न्यूट्रॉन के हिस्से नहीं आएगी, वो न्यूट्रिनो के हिस्से आएगी, ओके दिस। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पे है, मैं चाहूँगा आप इसे थोड़ा सी और कहीं से पढ़ लें। K40 जो न्यूक्लियस होता है, ये तीनों तरह के बीटा डीके एग्जिबिट करता है, नेगेटिव बीटा डीके भी, पॉजिटिव बीटा डीके भी, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी। और इन तीनों के लिए जो इसकी क्यू वैल्यू है वो अलग अलग है। रफली नेगेटिव बीटा डीके के लिए 1.311 MeV, पॉजिटिव बीटा डीके के लिए 0.482 MeV, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस को भी एग्जिबिट करता है, वहाँ पे इसकी क्यू वैल्यू लगभग 1.504 MeV। तो ये एक ऐसा न्यूक्लियस है, इन तीनों बीटा डीके में अलग अलग टाइप के डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, ओके। इनफैक्ट इस केस और इन दो केस में अलग अलग में होगा। ये दोनों में तो पॉजिटिव बीटा डीके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में फाइनल जो वो बनेगा न्यूक्लियस सेम होगा, बट इस वाले केस में आपका फाइनल न्यूक्लियस अलग होगा। एक केस में जेड नंबर 1 बढ़ेगा, बाकी दो केस में जेड नंबर 1 कम हो जाएगा, ओके। तो ये, लेकिन स्टार्टिंग न्यूक्लियस आपका एक ही है। तो यही न्यूक्लियस तीन अलग अलग तरह के बीटा डीके, तीनों तरह के बीटा डीके एग्जिबिट करता है। फिर इसमें एक चीज़ और भी आती है जहाँ पे हम इन्वर्स बीटा डीके की बात करते हैं, इनके इन्वर्स प्रोसेसेस, ओके, बट यहाँ पे हम उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, बट दीज आर ओके। और अब अल्फ़ा और बीटा डीके की बात हमने कर ली, तो जस्ट अ शॉर्ट डिस्कशन, फ्यू मिनट्स ऑन गामा डीके। गामा डीके कुछ नहीं है, गामा रेज कुछ नहीं है, गामा रेज आर सिंपली फोटॉन्स, लेकिन वेरी वेरी हाई एनर्जी फोटॉन्स। फोटोन, हमारी जो लाइट होती है, विजिबल लाइट जो है, वो भी फोटॉन्स होते हैं। इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, बाकी एक्सरे भी फोटॉन्स हैं, पर गामा रेज वेरी वेरी हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं, ओके सिंपली। अभी आते कहाँ से हैं, ये मैं पीछे वैसे आपको बता चुका हूँ। एक्स कोई न्यूक्लियस था, स्टेबिलिटी रीजन से इसने अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल इमिट करना चाहा, इमिट किया, तो एक्स डैश आपका डॉटर न्यूक्लियस बना। साथ में अल्फ़ा बीटा या न्यूट्रिनो या कोई और पार्टिकल है वो अलग बात है, पर एक्स डैश, अब हम डॉटर न्यूक्लियस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ये डॉटर न्यूक्लियस जिस स्टेट में है वो ग्राउंड स्टेट नहीं है, वो एक्साइटेड स्टेट है, जिसको मैंने स्टार से रिप्रेजेंट किया है, एक्स डैश, लेकिन स्टार स्टेट में। स्टार स्टेट को आप रफली ऐसे समझिए, जैसे एटम में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स होती हैं, ऐसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स होती हैं, और उन न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की फिलिंग होती है, ओके। एक स्टेट में दो से हमारा सेंस है, प्रोटॉन का स्पिन और न्यूट्रॉन का स्पिन हाफ होता है, तो एक स्टेट में एक अप वाला प्रोटॉन रह सकता है और एक डाउन वाला। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की स्टेट्स अलग अलग होती हैं, प्रोटॉन्स अपनी स्टेट्स को फिल करते हैं, न्यूट्रॉन्स अपनी स्टेट्स को फिल करते हैं, ओके। तो अब से अल्फ़ा या बीटा डीके की प्रोसेस के कारण ऐसा हुआ, आपका जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन साइड का सिस्टम है, न्यूट्रॉन साइड का सिस्टम आप समझ रहे होंगे, ये ओवरऑल न्यूक्लियस है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की फिलिंग ऐसी हो रखी है कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या दोनों में से कोई एक एक्साइटेड स्टेट में है। तो अगर आपका सिस्टम न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है तो ग्रेजुअली उसकी टेंडेंसी होगी कि वो देर सवेर ग्राउंड स्टेट में आए। देर सवेर से मेरा मतलब क्या है, नॉर्मली ये जो डिके होने में टाइम लगता है, अपवर्ड स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट से न्यूक्लियस को नीचे आने में जो टाइम लगता है, नॉर्मली ये 10⁻⁻9 से 10⁻12 सेकंड का ऑर्डर का होता है, वेरी वेरी फास्ट। लेकिन
कुछ सिस्टम्स में ये टाइम कुछ आवर्स का भी हो सकता है, कभी कभी डेज़ का भी, और कुछ बहुत पेक्यूलर सिस्टम्स में ये ईयर्स के ऑर्डर का भी होता है। लॉन्ग लिव्ड न्यूक्लियर स्टेट्स हैं ये, बेसिकली एक्साइटेड स्टेट हैं, लेकिन सिस्टम वहाँ से डिके करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। बट ये एक्सेप्शनल केस है, आप ये नंबर सोचिए। अल्फा या बीटा डिके हुआ, न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में क्रिएट हुआ, तो एक्साइटेड स्टेट से वो इमीडिएटली ग्राउंड स्टेट में आएगा। ये ऐसी प्रोसेस है जैसे एटॉमिक फिजिक्स में होती है। आपका कोई हाइड्रोजन या कोई भी सिस्टम है, ग्राउंड स्टेट, हायर स्टेट्स, इलेक्ट्रॉन अगर इस स्टेट में चले गया तो वो बाद में ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। ग्राउंड स्टेट में वो सीधे भी आ सकता है एक जंप में, या हो सकता है यहाँ से यहाँ जंप करे और बाद में यहाँ से यहाँ जंप करे, या यहाँ से यहाँ जंप करे और फिर यहाँ से यहाँ जंप करे और फिर यहाँ से यहाँ जंप करे, या हो सकता है यहाँ से यहाँ जंप करे। कई पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, लेकिन या तो एक स्टेप या मल्टीपल स्टेप्स में वो ग्राउंड स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो वही प्रोसेस एक्चुअली यहाँ है। अब यहाँ के एक्चुअल लेवल्स दिखाना थोड़ा मुश्किल है आपके लेवल पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलग, बट इस पिक्चर को ही आप इमेजिन कीजिए। ओके, न्यूक्लियस किसी एक्साइटेड स्टेट में, और वो एक इमिशन या 2 या 3 इमिशन करके या मल्टीपल इमिशंस करके ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ये इस एनर्जी का फोटोन आपका लिबरेट होगा। लेकिन इस समय न्यूक्लियर एनर्जी के जो लेवल्स होते हैं उनका डिफरेंस MeV के ऑर्डर का होता है, KeV से लेकर MeV के ऑर्डर का। तो फिर जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी भी बहुत हाई होगी, MeV के ऑर्डर की होगी। ओके, तो इसीलिए जो गामा रेज के जो फोटॉन्स होते हैं तो फोटॉन्स ही, लेकिन उसकी एनर्जी, टिपिकल एनर्जी अगर हम बात करें 100 kV से लेकर और कुछ MeV एनर्जी तक के ये हो सकते हैं। ओके, बियर इन माइंड दिस, ठीक है। तो ये एक्सरे से ज़्यादा एनर्जी है। एक्सरेज की एनर्जी कुछ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक से 50 to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, गामा रेज की एनर्जी उससे भी ज़्यादा है। ओके, इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि रेडियो एक्टिविटी ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, अल्फ़ा बीटा सभी हार्मफुल होते हैं, बट गामा रेज आर मोस्ट हार्मफुल अमंगस्ट ऑफ देम। ये इनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है। ओके दिस, ओके, तो गामा डी के बेसिकली क्या है, एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट में एक्स डैश बना और वो ग्राउंड स्टेट में आएगा देर सवेर 1 या मोर स्टेप्स में। तो हमेशा जब भी अल्फ़ा या बीटा डीके होगा, ऑलमोस्ट आपको इंस्टेंटेनियसली उसके साथ गामा रेज भी देखने को मिलेंगी। एक से ज़्यादा गामा रेज हो सकती हैं, क्योंकि मल्टीपल स्टेजेस में एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आपका न्यूक्लियस लौट सकता है। ओके, दिस डीके टाइम यूजुअली इस ऑर्डर का होता है, लेकिन कभी कभी आवर्स, डेज और कभी कभी कुछ सिस्टम्स में ईयर्स के ऑर्डर का भी होता है। ओके, यहाँ पे अगर आप इस प्रोसेस को इस तरह से सोचें, ये भी एक प्रोसेस है। जब एक्साइटेड न्यूक्लियस ने, ये एक्साइटेड डॉटर न्यूक्लियस है, और ये जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इसने एक फोटोन लिबरेट किया। इसको भी आपको एक 2 बॉडी डीके की तरह आप सोच सकते हैं, लेकिन फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। तो यहाँ पे जो रिकॉयल होता है इस न्यूक्लियस का, ये क्या होता है, ऑलमोस्ट 0। ओके, ये जो रिकॉयल है ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास होता है 0। ओके, एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है। AU-198 जो न्यूक्लियस है, जिसका मास नंबर 198 है, ये Hg-198 न्यूक्लियस में जब कन्वर्ट होता है, ओके, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम है, तो ये बीटा डीके होगा। तो इसके बीटा डीके 2 तरह के होते हैं। इसमें कन्वर्जन 2 बीटा, अलग अलग बीटा डीके से होता है। एक बीटा डीके में ये जो Hg-198 का न्यूक्लियस क्रिएट होता है, इसकी एक्साइटेड एनर्जी 1.088 MeV होती है। इसका इतना ऊपर वाला एक्साइटेशन जनरेट होता है। जबकि दूसरे बीटा डीके में न्यूक्लियस तो ये जनरेट होता है, पर उसकी एक्साइटेड स्टेट जो होती है उसकी एनर्जी 0.412 MeV की होती है। तो अगर माना वो इस वाली स्टेट में जनरेट हुआ, माना ये वाला बीटा डीके हुआ, ये इस न्यूक्लियस से ये न्यूक्लियस बन गया बीटा डीके से, लेकिन अब ये न्यूक्लियस जो बना है ये इस एक्साइटेड स्टेट में है, तो हो सकता है इससे ये यहाँ जंप करे और इससे ये फिर यहाँ जंप करे, तो आपको 2 अलग अलग गामा रेज मिलेंगी। या हो सकता है इससे सीधे ये यहाँ जंप करे, आपको एक तीसरी गामा रे भी मिल सकती है। तो इस बीटा डीके के साथ आपको 3 तरह के गामा रेडिएशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। जबकि उसके बजाय अगर ये इस वाली प्रोसेस से बीटा डीके करे, न्यूक्लियस यही बना पर वो इस वाली एक्साइटेड स्टेट में बने, तो तब केवल एक पॉसिबिलिटी बनती है, तब आपको ये वाली गामा रे देखने को मिलेगी। तो ये गामा रेज बेसिकली फोटॉन्स हैं। ये उसी प्रोसेस से इमिट होते हैं जो जैसे हमने सिंपलेस्ट बोर मॉडल में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल में जंप करता है तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर का फोटोन हमें मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, बट ये न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स हैं और इनका डिफरेंस MeV के ऑर्डर का होता है। इसलिए जो एनर्जी लिबरेटेड है, फोटोन जो एनर्जी कैरी कर रहा है गामा रे का, वो भी MeV ऑर्डर की एनर्जी कैरी कर रहा है। अदरवाइज दिस इट इज़ द सेम थिंग। ओके, हाँ, एक बात और, गामा डीके का भी अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं, ध्यान रखने से मतलब अगर गामा डीके भी आप कंसिडरेशन में लेना चाह रहे हैं, तो किसी रिएक्शन की जो क्यू वैल्यू है, कोई इनिशियल न्यूक्लियस इसमें और इसमें से एक्स डैश और अल्फ़ा में टूटा, और अल्फ़ा के बाद इसने एक
गामा भी फोटोन भी रिलीज़ किया, माना एक ही फोटोन रिलीज़ किया, तो फिर इस प्रोसेस की जो क्यू वैल्यू थी, उस क्यू वैल्यू का कुछ हिस्सा ये ले गया काइनेटिक एनर्जी के रूप में, कुछ हिस्सा ये ले गया काइनेटिक एनर्जी के रूप में, और फोटोन की एनर्जी भी वहीं से आई है। ओके, क्योंकि ये वाला न्यूक्लियस किस स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, तो इसको एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कहाँ से मिली, उसको भी तो क्यू वैल्यू से ही मिली। तो ओके, तो उस केस में जो आप क्यू वैल्यू से एनर्जी शेयरिंग कंप्यूट करेंगे, टी एक्स डैश डॉटर न्यूक्लियस कितनी काइनेटिक एनर्जी ले गया, टी वाई सम, टी वाई सम से मेरा मतलब है, हो सकता है जो स्मॉलर वाले फ्रेगमेंट्स हों इनका नंबर ज़्यादा हो, जैसे बीटा डीके में एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो, वो मिलके फिर बाकी एनर्जी को शेयर करते हैं। लेकिन अगर आपका डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है और बाद में वो ग्राउंड स्टेट में आने में एक फोटोन रिलीज़ करता है जिसकी एनर्जी ई गामा है, तो ये भी क्यू वैल्यू से ही मिलेगी। तो जो एनर्जी शेयरिंग कंडीशन है गामा डीके के केस में वो ऐसी हो जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस तरह से अप्लाई होगा। ओके, so this small discussion for gamma decay, and with this I would like to end this lecture for now. Thank you everybody.